चलिए एक ऐसे साम्राज्य की कहानी में चलते हैं जिसकी दौलत की चर्चा आज भी होती है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने कला और वास्तुकला को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया जो आज भी हमें हैरान कर देती है। लेकिन फिर कैसे वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया? आज हम मुगल साम्राज्य के इसी शानदार सफर, इसके शिखर और इसके नाटकीय पतन को समझेंगे। तो सवाल यही है, आखिर मध्य एशिया से आए मुट्ठी भर लोगों ने हिंदुस्तान में इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक की नींव कैसे डाल दी? और उससे भी बड़ा सवाल, वो कौन सी वजहें थीं जिनके चलते इतना बड़ा साम्राज्य बिखर कर रह गया? आइए इस दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत किसी एक बड़े सपने और हिम्मत से होती है। मुगलों के लिए वो शुरुआत थी बाबर से, एक ऐसा शहजादा जो अपना सब कुछ हार चुका था, लेकिन उसके सामने जीतने के लिए पूरी दुनिया पड़ी थी। वो साल था 1526, पानीपत का मैदान। ज़हीरुद्दीन बाबर ने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जिसने जंग का नक्शा ही बदल दिया। उसकी तोपों की गरज और बंदूकों की आवाज ने सिर्फ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की फौज को ही नहीं हराया, बल्कि हिंदुस्तान में एक नए युग का ऐलान कर दिया। मुगल साम्राज्य की नींव यहीं रखी गई। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। नींव रखना एक बात है, पर उस पर एक मजबूत इमारत खड़ी करना बिल्कुल अलग। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। बाबर के बेटे हुमायूं को तो अपना राजपाट सब छोड़कर 15 साल के लिए भागना पड़ा। पर कहते हैं ना, इसी हार की राख से वो शासक निकला जिसे इस साम्राज्य का असली निर्माता बनना था, उसका बेटा जलालुद्दीन अकबर। अब जरा इस चुनौती को समझिए। एक तरफ थे बाहर से आए तुर्क मंगोल शासक जो इस्लाम को मानते थे, और दूसरी तरफ थी हिंदुस्तान की विशाल आबादी जिनमें ज्यादातर हिंदू थे और जिनकी अपनी अलग अलग परंपराएं और धर्म थे। इन दो अलग दुनियाओं के बीच एक पुल बनाना, यही मुगलों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। और अकबर ने इस इम्तिहान का जवाब तलवार से नहीं बल्कि अपनी सोच से दिया। उसने राजपूतों जैसे ताकतवर स्थानीय शासकों से रिश्ते बनाए, शादियां की। उसने सभी धर्मों का सम्मान करने की नीति अपनाई और एक बहुत ही काबिल प्रशासनिक सिस्टम बनाया जिसे मनसबदारी कहते हैं। इन्हीं कदमों ने एक छोटे से राज को एक बहुत बड़े और मजबूत साम्राज्य में बदल दिया। और अकबर ने जो नींव रखी थी, उस पर मुगल साम्राज्य ने एक ऐसी शानदार इमारत खड़ी की, एक ऐसे सुनहरे दौर में कदम रखा जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। ये दौलत, ताकत और तहजीब का शिखर था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अपने चरम पर पूरी दुनिया की कुल कमाई का 24% यानी लगभग 1/4 हिस्सा अकेले मुगल हिंदुस्तान से आता था। इसका मतलब यह है कि दुनिया में बनने वाली हर 4 में से एक चीज यहीं बनती थी। ये उस दौर की बेहिसाब दौलत और ताकत थी। तो ये ताकत आई कहां से? इसके 2 बड़े स्तंभ थे। एक उनकी जबरदस्त सैन्य शक्ति, एक वॉर स्टेट, और दूसरा उनका कमाल का प्रशासनिक ढांचा, एक पेपर स्टेट जहां हर काम लिखत पढ़त से होता था। और जब फौज और प्रशासन का ये मेल हुआ तो इसने कला, संगीत और वास्तुकला को एक नई ही पहचान दी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब कोई अपनी बुलंदी पर होता है तभी उसके पतन की कहानी भी कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। मुगल साम्राज्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ औरंगजेब के साथ आता है। देखिए, वो एक बहुत काबिल और मेहनती शासक था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी कुछ सख्त धार्मिक नीतियों और कभी ना खत्म होने वाले सैनिक अभियानों ने अकबर की बनाई हुई एकता और भाईचारे की नींव को कमजोर करना शुरू कर दिया। इतिहासकार स्टैनली वोलपर्ट के शब्द इस तबाही को साफ दिखाते हैं। औरंगजेब की दक्कन को जीतने की जिद एक ऐसी जंग में बदल गई जो 27 साल तक चली। इस जंग ने न सिर्फ शाही खजाना खाली कर दिया, बल्कि लाखों जानें भी ले लीं। ये एक ऐसा जख्म था जिसने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। औरंगजेब के जाते ही मानो साम्राज्य को एक साथ जोड़ने वाला धागा ही टूट गया। और अब जो दौर शुरू हुआ वो था पूरी तरह से अफरा तफरी और अराजकता का। ये एक के बाद एक झटकों की तरह था, एक डोमिनो इफेक्ट। पहले तो बादशाहत के लिए शहजादों में खूनी लड़ाइयां हुई, इससे दरबार में बैठे अमीर उमरा बट गए। फिर भारी टैक्स से परेशान किसानों ने बगावत कर दी, और इस कमजोरी का फायदा उठाकर अलग अलग इलाकों के सूबेदार अपनी आजादी का ऐलान करने लगे। हालात कितने बिगड़ चुके थे इसका अंदाजा इस एक बात से लगाइए। साल 1719 में सिर्फ 1 साल के अंदर दिल्ली के तख्त पर 4 अलग अलग बादशाह बैठे और उन्हें मार दिया गया। अब सोचिए, जब केंद्र का यह हाल हो तो भला साम्राज्य को कौन संभालता?
और जब केंद्र कमजोर होता है तो किनारे बगावत कर देते हैं। ठीक यही हुआ। दक्कन में मराठे, पंजाब में सिख, राजपुताना में राजपूत, हर तरफ से नई ताकतें उठ खड़ी हुईं। जो कभी मुगलों के अधीन थे, अब वही उनकी सत्ता को चुनौती दे रहे थे। साम्राज्य अब चारों तरफ से घिर चुका था। जो साम्राज्य अंदर से इतना खोखला हो चुका हो, वो बाहरी दुश्मनों का सामना कैसे कर सकता है? ये अब सिर्फ एक आसान शिकार बनकर रह गया था और अंतिम प्रहार पड़ने में ज्यादा देर नहीं थी। साल 1739 ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और उसे इस बेरहमी से लूटा कि शहर हफ्तों तक सुलगता रहा। ये सिर्फ दौलत की लूट नहीं थी, ये मुगलों की इज्जत पर एक करारी चोट थी। इसके बाद अफगानिस्तान से हुए हमलों ने बची खुची ताकत भी खत्म कर दी। साम्राज्य अब अपने घुटनों पर था। और इस पूरे हंगामे के बीच एक और खिलाड़ी खामोशी से अपनी बिसात बिछा रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने इस अफरा तफरी का पूरा फायदा उठाया। बक्सर जैसी बड़ी लड़ाइयों में जीत हासिल करके वो धीरे धीरे व्यापारी से हिंदुस्तान के नए शासक बन गए। और ये आखिरी पड़ाव थे, नादिर शाह की लूट से लेकर बक्सर की हार तक। और फिर आया 1857 का विद्रोह। इसके बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को एक कैदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। और इसी के साथ 300 साल से भी ज्यादा चले एक शानदार दौर का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या मुगल साम्राज्य का पतन होना तय था, एक धीमी प्रक्रिया थी, या ये औरंगजेब जैसे कुछ ताकतवर लोगों की बड़ी गलतियों का नतीजा था? सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। और ये कहानी हमें एक बात जरूर याद दिलाती है कि बड़े से बड़ा साम्राज्य भी कितना नाजुक हो सकता है और उसकी किस्मत अक्सर कुछ अहम फैसलों और लम्हों पर टिकी होती है।